अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हाथरस प्रकरण पर कांग्रेस का पॉलिटिक्स पार्ट 2 जारी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर से हाथरस जाने के लिए निकल पड़े। प्रियंका गांधी गाड़ी चला रही थी और भाई राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे। हालांकि डीएनडी पर इस काफिले को रोका गया है, काफी हंगामा वहां पर चल रहा है। देखना होगा कि क्या हाथरस पहुंच पाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला। हालांकि आज पूरे दल बल के साथ हैं राहुल गांधी। 35 कांग्रेस सांसद भी साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी ने हाथरस के लिए निकलने से पहले ट्वीट भी कर दिया था कि कोई ताकत मुझे हाथरस जाकर पीड़िता के परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या फैसला लेता है। हालांकि आज मीडिया के लिए द्वार खोल दिए गए। खासतौर पर मीडिया की शिकायत ये थी कि हमें परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, सरकार क्या छिपा रही है। तो आज प्रशासन ने कहा कि मीडिया परिवार से मिल सकता है, क्योंकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी और एसआईटी की जांच में कोई परेशानी ना आए, इसीलिए जो भी अधिकारी जिसका वहां पर काम नहीं है उसके भी जाने पर रोक थी, मीडिया के भी जाने पर रोक थी और अन्यों के भी जाने पर रोक थी। अब वो रोक मीडिया के लिए हटा ली गई है। इस बीच आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जाकर पीड़िता के परिवार से मिले, उनकी शिकायतों को जाना, उनकी मांगों को जाना और सरकार की तरफ से हर आश्वासन दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि हाथरस मामले पर आप चुप क्यों हैं। आज स्मृति ईरानी ने चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस के हथकंडों को देश की जनता जानती है, ये हाथरस सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी ने कैसे निशाना साधा है राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस पॉलिटिकल टूरिज्म पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको। और इसके बाद एक बार फिर आपके साथ कुछ और अपडेट्स इस मामले से जुड़े लेकर प्रस्तुत होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। गांधी और प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी की ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें ये दलितों की और विशेष रूप से उसकी लाश के ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं और ये षड्यंत्र है पूरा। और एक चीज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने जाना तो छोड़ो, अपने राजस्थान में जाना तो छोड़ो, मगर आपने क्या एक बयान भी दिया? आपने उसकी निंदा करी जो घटना राजस्थान में हुई? आपने अपने मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जो बयानबाजी करी है कि अपनी मर्जी से गई थी बेटी, आपने उसकी निंदा करी। यहां पर आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आगे का चुनाव आपको दिख रहा है। इस बीच डीएनडी से खबर है कि कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे हैं। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आवेश में यहां तक कह गए कि अगर राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है तो गलत क्या है। साफ हो गया कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। और अगर हम देखें तो सरकार अगर उत्तर प्रदेश की चिंतित है तो वो चिंतित इसलिए है कि राजनेता अगर वहां पहुंचे, अनर्गल बयानबाजी अगर हुई तो जातीय तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि वैसे ही माहौल थोड़ा सा अभी वहां पर ठीक नहीं है। एक बैठक हुई है, आरोपी पक्ष के जो लोग थे उनके
एक बैठक हुई है, उसको लेकर सरकार सतर्क है, खुफिया विभाग नजर रखे हुए है और जातीय तनाव अगर किसी ने बढ़ाया तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। और यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी ऐसे मामले होते हैं, खासतौर पर जब एक जाति के लोग दूसरी जाति पर कुछ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो सरकार को बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील होता है। लेकिन जो लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों पर उनको कौन समझाए, वो सिर्फ हंगामा करने की राजनीति कर रहे हैं और उनको अपने राजनीतिक हित साधने के लिए अगर वहां पर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ता है तो उनको कोई लेना देना इससे है नहीं। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार के जो कदम है वो इसी दिशा में उठते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मामले को शांत किया जाए और सभी पक्षों की बात सुनकर इस मुद्दे का जो सर्वमान्य हल है वो निकाला जाए और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाया जाए। आपको हम दिखाते हैं कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग उन्होंने एक बैठक की है। इस बैठक में क्या हुआ, क्या बात हुई, आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और जरा गौर से सुनिए, आपको समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इतनी सतर्क है और विपक्ष के वो आरोप कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार हमको क्यों नहीं जाने दे रही, ये सब आरोप इस रिपोर्ट के बाद खारिज हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार और पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है। गैंगरेप के चारों आरोपियों के पक्ष में एक तरह से उनके समाज के लोग जुटने लगे हैं। शुक्रवार को हाथरस के एक गांव बगना में 12 गांव के लोगों की मीटिंग हुई। आरोपियों को निर्दोष बताया गया। इस मीटिंग में सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपियों और पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट कराने के साथ इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की बैठक में मांग भी उठी। दरअसल पीड़िता वाल्मीकि समाज की है और चारों आरोपी ठाकुर समाज के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही आरोपी पक्ष चारों को निर्दोष बता रहा है, दलील दे रहा है कि चारों को अलग अलग तिथि में आरोपी बनाया गया। पुलिस दबाव में धारा बढ़ाती गई और आरोपी बनाती गई। एफआईआर एक के नाम लिखी गई थी, इसलिए इस मामले में अब इंसाफ चाहिए। शुक्रवार को कई गांवों की मीटिंग में इस केस से जुड़े हर इंसान का नार्को टेस्ट कराने और सीबीआई जांच कराने की मांग उठी। मीटिंग में कहा गया कि सभी आरोपी बेगुनाह हैं। इससे क्षेत्र में तनाव महसूस किया जा रहा है। प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है। पुलिस सतर्कता बरत रही है। दरअसल अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने भी गुरुवार को गैंगरेप की पुष्टि नहीं होने का खुलासा करते हुए जातीय तनाव फैलाए जाने की आशंका जताई थी। प्रशांत कुमार ने कहा था कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पुलिस ने हाथरस मामले में तुरंत कार्रवाई की और अब हम उन लोगों की पहचान करेंगे जिन्होंने माहौल खराब करने और प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की। उनका पता कर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को आरोपियों के पक्ष में हुई मीटिंग को जातीय तनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। मीटिंग में आरोपियों को निर्दोष बताया गया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग का भी मानना है कि इस तरह की मीटिंग से तनाव बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ाने की आशंका वाली रिपोर्ट भी अफसरों को दी है। एसपी हाथरस का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए ही धारा 144 लागू की गई है। वहीं हाथरस में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान का बयान सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि आरोपी निर्दोष हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें कोई गहरी साजिश निकलेगी। हाथरस में आज जब मीडिया पर लगी रोक हटाई गई, तब आपको दिखाते हैं कि प्रशासन के अधिकारी ने क्या कहा। So for last 2 days, as we were politely requesting the media colleagues that because of the SIT investigation, to not let the investigation hamper, there were restrictions on any movement of personnel inside the village so that the investigation could carry on independently without any interference or influence. Now, since that process is complete or partially complete, depending upon what the SIT thinks, the restrictions on media inside the village have been taken off. There are no more restrictions from the administration side. You are free to basically carry on with your coverage. See, 144 means not more than 5 people can gather at a time. So that is still in force. So media also should not gather in groups of more than 5. So as long as they are in limited numbers and doing their work independently, they are in compliance with 144. If they violate that, then appropriate action will happen. Apart from media, can activists or some politicians visit the village? Right now, only media is allowed. And when the orders come in to let the delegations or other people also come in, we will let